तो बेटा अब तक जो हम लोगों ने देखा, इसमें लेखक ने हमें ये बताया कि कैसे हमारे भारत देश में, जो भारत देश विभिन्नताओं वाला देश है, इसमें एक जगह के भोजन दूसरे जगह कैसे स्वीकार कर लिए गए, कैसे एक दूसरे की संस्कृति में आ गए, कैसे एक दूसरे की परंपराओं में आ गए, और सबसे बड़ी बात कि आसानी से सुलभ होने लगी। मतलब इसमें इन्होंने ये बताया कि जो ढोकला गुजरात का हुआ करता था, या जो चाउमीन या जो मैगी या जो भी अन्य पदार्थ फास्ट फूड हुआ करते थे, जो कभी चीन में मिला करते थे, आज कितनी आसानी से हमारे भारत में उपलब्ध होने लगी। और इनके पीछे क्या कारण है, इन सबको उन्होंने बताया है। कारण क्या बताया कि ये सब चीजें बहुत आसानी से बन जाती हैं, और आसानी से बन जाती हैं इसलिए इनको लोगों ने अपनाया। दूसरी चीज क्या थी कि जब लोग एक दूसरी जगह जाना शुरू किए, जब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पलायन शुरू हुआ, तब क्या हुआ कि तब इस तरह की चीजें देखने को मिली। अब देखिए वहां तक हो गया था, उसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं बेटा, तो अब देखिए क्या कहते हैं लेखक कि आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं, ठीक। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। कहते हैं आजादी के बाद, जब से हमारा देश आजाद हुआ, उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। उसके बड़े शहरों में, मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब देखो, कहने का मतलब लेखक के है कि खान पान के बदलने का एक जो रवैया था, एक जो तस्वीर जो सामने आई है, उसमें एक ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब आजाद हुआ तो क्या होता है कि तमाम तरह के कल कारखाने कई जगह स्थापित हुए। अब जब स्थापित हो गए तो लोग वहां काम करने जाने लगे, और जब जैसे बिहार का आदमी अगर काम करने के लिए गुजरात जाता है या बंगलोर जाता है या जम्मू कश्मीर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका पारंपरिक भोजन बिहार का है वो करेगा। वहां जाके अगर वो करता है तो लोग उसको अपनाना चाहेंगे, अपनी शैली में लाना चाहेंगे। तो इस तरह से भी ये एक रीजन था, एक कारण था जिससे खान पान का कलेवर बदला। कहते हैं कि बड़े बड़े मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन के डिब्बे खुलते हैं, अब किसी का ट्रांसफर होके आया है, वो पता लगा रहने वाला है महाराष्ट्र का और ट्रांसफर होकर उत्तर प्रदेश में आ गया है, तो जो वड़ा पाव वो खाएगा, महाराष्ट्र का जो भोजन करेगा, वो हमारे यहाँ जो है अपने आप आता चला जाएगा, ठीक। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखिए तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तब अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि खान पान से ही हम एक दूसरे की संस्कृतियों को जान सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि मछली चावल कहाँ का भोजन है, तो हमारे मुख से निकलेगा कि बंगाल का, लेकिन खाते सब लोग हैं। अगर हम कहें दाल चूरमा कहाँ का भोजन है, तो कह देंगे राजस्थान का, लेकिन हकीकत क्या है कि राजस्थान का ये मुख्य भोजन है और इसको खाते हर लोग हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। देखो कुछ ऐसे पोशाक भी होते हैं जो उसे खाने के लिए बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और कहते हैं कि इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां, कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। देखो यहाँ लेखक क्या कहता है। यहाँ लेखक कहता है कि ठीक है,
आप जो आपके खान पान के कलेवर बदल रहे हैं उसको आप अपनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ करिए, आप हर भोजन को ग्रहण करिए, किसी भी प्रकार के भोजन को अपनाइए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे मुख्य व्यंजन है, जो स्थानीय व्यंजन है, वो लुप्त न होने पाए। ऐसा न हो कि हम फास्ट फूड के चक्कर में अपने जो मुख्य भोजन है उनको गायब कर दें। बात समझ में आ रही है? कहते हैं कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक माने पुराना कहकर जो हम लोग पुकारते हैं कि अरे ये क्या खाते हैं, ये पुराने लोगों का भोजन है, नए स्टैंडर्ड में खाइए, तो ठीक है आप खाइए, लेकिन आपका जो पारंपरिक भोजन है, जो ट्रेडिशनल भोजन है, उसको न छोड़िए। कहते हैं कि अब क्या होता है कि जो अब हमारे पारंपरिक भोजन है, जैसे गुड़ और रोटी हम लोग खाते हैं, अब ये कहाँ मिलने लगे हैं? होटलों में मिलने लगे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है होटलों में मिले अच्छी बात है, लेकिन हमारे घरों से ये लुप्त न होने पाए, हमारे घरों में इनका जो प्रचलन बरकरार रहे। ये प्रचार के लिए न कहे जाए कि हम ये खा रहे हैं, नहीं, आप वास्तविकता को भी बनाए रखिए और जो चीज़ें हैं उसको अच्छी चीज़ों को स्वीकार भी करिए, लेकिन अपनी परंपराओं को न भूलिए। जो आपका पारंपरिक भोजन है बेटा, उसको आप करते रहिए, और जो आपकी वास्तविकता है, जो आप बाहर से फास्ट फूड खाते हैं या किसी अन्य प्रदेश का भोजन खाते हैं, तो उसको भी खाते रहिए, लेकिन आपका जो मुख्य भोजन है उसको आप जाया न होने दीजिए। जो आपकी वास्तविक पारंपरिक संस्कृति है उसको आप न भूलिए। ठीक, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अच्छी तरह से देखो, अब मौसमी सब्जियां, कहते हैं कि देखो इस समय ठंडी का मौसम है, तो इस समय का जो मुख्य सब्जी होगी वो आलू, गोभी, मटर, टमाटर, यही सब सब्जियां होंगी। अब ये गोभी का वास्तविक सीजन जो होता है बेटा, वो होता है ठंडी, लेकिन क्या करते हैं कि हम गर्मियों में खाते हैं, तो ठीक है आप खाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इनका प्रचलन लुप्त हो जाए। ठीक, कहते हैं कि पूड़ियाँ कचौड़ियाँ अब गायब हो रही हैं, सही बात है। अब पूरी कचौड़ी हर जगह नहीं मिल रही है। पहले पूरी और कचौड़ी या जो सब्जियां हुई थी, ये सुबह का नाश्ता हुआ करता था, ये अब हर जगह नहीं मिल रहे हैं। इनकी जगह पे कौन ले रहे हैं? जो हमारे दिल्ली के प्रतिष्ठान थे, जो छोले भटूरे हुआ करते थे, उनका क्या था सिस्टम था, उनके हिसाब से ये चलते थे। ठीक, अब चल रहे हैं। कहते हैं कि उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अब देखो उत्तर भारत के जो व्यंजन है, चावल दाल रोटी, नॉर्मल जो भोजन है, अब इनको कहाँ लोग पसंद कर रहे हैं? कौन बनाना पसंद कर रहा, नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई बेटा सबको? बोलिए। यस सर। अब देखिए आगे कहते हैं, यस सर। हाँ, अब कहते हैं कि अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। देखो एकदम सही बात कहा है कि हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी चीजें मिलती थी पहले, जो आम हुआ करती थी, आज वो हमारे लिए खास हो गई है। जिन चीजों को हम पहले भुला देते थे, अब वो हम उनको खोजते फिर रहे हैं। ठीक, चाहे खाने की चीजें हो, चाहे पहनने की चीजें हो। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लो, क्योंकि तो मान लो खाने की बात हुई, पहले क्या होता था कि लोग पुआल जो गांव में होता है, उस पुआल को बिस्तर बना के सोते थे। अब क्या है कि वो चीजें लुप्त हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं कि उस पर सोने से किसी को नुकसान होता है, नहीं, लेकिन जो पश्चिमी देशों का चलन बढ़ा, जो गद्दे पर सोने की आदत पड़ी, जो रुई पे, जो पाश्चात्य देशों से संस्कृति हमारे यहाँ जो उसको हमने स्वीकार कर लिया, उसमें हमने किया क्या कि अपनी परंपराओं को भुला दिया। जो हमारी अपनी परंपराएं थी उसको हमने भुला दिया। उसमें हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और ये संस्कृति हमारे जीवन में प्रचलित होती चली जा रही है। तो यही लेखक के कहने का मतलब है कि आप जो भी भोजन करिए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिसको हम तथाकथित पुराना भोजन कहते हैं, सो कॉल्ड ओल्ड फूड से हम कहते हैं, तथाकथित पुराना भोजन कहते हैं, उसको मत छोड़िए। और क्योंकि जो भोजन हम आज अपना रहे हैं, चाहे चाउमीन खाएं, चाहे मैगी खाएं, चाहे बर्गर खाएं, चाहे जितने भी पिज्जाज वगैरह जो भी हम खाते हैं, जिसको हम आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि इसको खाने से हम एडवांस कहलाएंगे, ये भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। बोलिए, बात सही है कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ,
हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढम-गड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। देखो, इस पैराग्राफ के अंत में आप जाओगे तो लेखक ने एक सुझाव दिया है। इस पैराग्राफ को अंत में आप निष्कर्ष कह सकते हो या सुझाव वाला पैराग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए, सुझाव वाला ये जो है हमारा पैराग्राफ है। तो ये निष्कर्ष, यहां से यहां तक आप निष्कर्ष मान सकते हो। क्या मान सकते हो? बोलिए। ठीक है, कहते हैं कि हो ये भी रहा है। अब देखो क्या है कि लेखक का सही विचार है कि हम पार्टियों में जाते हैं या किसी भी दावत में जाते हैं, किसी प्रीति भोज में जाते हैं, तो हम खाने के चक्कर में हम ये ध्यान ही नहीं देते बेटा कि हम खा क्या रहे हैं। हम कभी कभी विपरीत, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी थाली में परोस लेते हैं जिनको हमें यह ज्ञान नहीं है कि ये हमारे लिए दो भोजन एक साथ नहीं खाए जा सकते, हम उनको भी खाने का प्रयास करते हैं और उसके बदले में होता क्या है, उनका स्वाद गड्ढम-गड्ढ तो होता ही है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी उसी से हो जाती है। बात समझ रहे? जो फूड पॉइजनिंग का केस बनता है ये इसी तरह से बनता है। कभी कभी कहता होता है कि दो व्यंजन जो एक साथ नहीं खाने चाहिए, हम एक ही प्लेट है और हम सब खाना चाहते हैं। और देखिए, संस्कृति हमारे, कल्चर हमारे यहाँ क्या आ गई, परंपरा हमारे यहाँ क्या आ गई कि एक साथ कई व्यंजन परोस दिए गए। अब जब कई व्यंजन आपको परोस दिए जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि आपके मन में ये जो तृष्णा रहेगी खाने वाली, ये कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा आपकी प्यास बढ़ती जाएगी, ये भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी सब खा ले, सबका टेस्ट ले ले। तो सबका टेस्ट आप एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, आप ले भी लेते हैं तो जो वास्तविक आनंद है भोजन का वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा, कतई नहीं मिल पाएगा। आप इसका अनुभव करके देखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लेखक अंतिम पैराग्राफ में ये सुझाव देते हैं कि हम विभिन्न प्रकृति वाले व्यंजनों को एक साथ न परोसें। जैसे दूध और खीर और नींबू हम एक साथ नहीं खा सकते और नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए वास्तव में नुकसानदेह है। और ये जो फूड पॉइजनिंग के केस बनते हैं ये इसी तरह के केसों में बनते हैं। आप खा लेंगे विभिन्न प्रकृति वाले भोजन और आपका पेट हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, बोलिए। कहते हैं कि इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है और यही अधिक विकसित होने वाली है। मतलब क्योंकि अब तो बन ही गई है, अब तो हर तरह के शादी समारोह, दावतों, फंक्शनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। बात सही है, इसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन इसको हम सही तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। किसको कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना। हम खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। आजकल हमारे दावतों में ये प्रचलन चला है कि खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, जबकि चाय का समय वो नहीं है। खाना भोजनों परांते मिष्ठानम, हम भोजन करने के बाद पानी पी लेते हैं। भोजनों परांते विषम वारी, पानी तो महान उसके लिए जहर है। लेकिन क्या है कि विभिन्न प्रकृति वाले जो भोजन है इनको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो लेखक अंत में यही सुझाव देता है कि हमारी जो संस्कृति बनी है, जो हमारी परंपरा बनी है, जो चल रही है, उससे ये लग रहा है कि ये चलेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हम प्रॉपर उसको जांचते रहें, उसको समय समय पर वॉच करते रहें, ताकि हमारी जो खान पान की बदलती तस्वीर है ये बरकरार रहे, हर भारतीयों को इसका लाभ मिले, हर लोगों को, हर जनमानस तक ये बात पहुंचे। बात समझ में आ गई? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत इस पाठ में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। सब लोग कर ले जाएंगे? एक बार आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई शब्द आपको ना आता हो, कोई अर्थ आपको ना आता हो, तो उसका अर्थ हम आपको बता देंगे। बाकी ये जो चैप्टर हमारा है बेटा, ये चैप्टर आज हमारा समाप्त हो गया है। इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। और जितने भी नोट्स अब तक मैंने आपको कराए हैं
उस नोट्स को आप अपने अपने क्लास ग्रुप में भेजना शुरू किए। आपका मैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट चेक तो कर लूँ आपने किया कहाँ तक है। ओके, बोलिए, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। ठीक।